अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन के जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर का रीकैप करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाटा डेफिनेशन डाटा लैंग्वेजेस पढ़ी थी और इसके अलावा डाटा इंटीग्रिटी पढ़ी थी, तो उसको हम थोड़ा सा उसका रिकैप करेंगे। और जो नया टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि आपको टेबल्स दिए जाते हैं और उनको नॉर्मलाइज़ करने के लिए कहा जाता है। इवन इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इसके पर्पस क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर एक और टर्म पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि नॉर्मलाइजेशन में ही यूज़ भी होगी। और नॉर्मलाइजेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी होती है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक जाती हैं ये। और हम जो पढ़ेंगे वो आज के लेक्चर में फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे हम उसमें इसकी दूसरी नॉर्मल फॉर्म्स भी पढ़ेंगे। सो मूविंग ऑन टू द रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी पढ़ा था। डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है? एक्यूरेसी ऑफ डाटा, क्वालिटी ऑफ डाटा। अब डाटा इंटीग्रिटी के आगे से 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक एंटिटी इंटीग्रिटी है, डोमेन इंटीग्रिटी है एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। एंटिटी इंटीग्रिटी ये इंश्योर करती है कि प्राइमरी की जो है वो नल नहीं होनी चाहिए, यानी प्राइमरी की वाले कॉलम में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर एंटर होनी चाहिए, उसको आप नल नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर एंटर करनी है। डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ जो कि कॉलम में एंटर की जा सकती हैं, उसको डोमेन कहते हैं। जैसे रोल नंबर के कॉलम में आप लेट्स सपोज आपने उसकी डेटा टाइप नंबर सेट की हुई है, तो उसमें सिर्फ नंबर्स एंटर हो सकते हैं। सो दैट इज़ द डोमेन ऑफ दैट कॉलम। सो डोमेन इंटीग्रिटी इंश्योर करती है कि कोई कॉलम में जो वैल्यूज़ आप मेंशन की गई हैं उसके अलावा यूज़र कुछ एंटर ना करे। अगर नंबर उसकी डोमेन में जो डाटा टाइप है उसकी नंबर सेट की गई है तो कोई उसमें अल्फ़ाबेट्स एंटर मत करे। तीसरी टाइप जो इंटीग्रिटी की है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉरेन की के कॉलम पे कॉन्स्ट्रेंट लगता है। ये चीज़ इंश्योर करती है कि आप फॉरेन की के कॉलम में कोई ऐसी वैल्यू नहीं डालेंगे जो कि उसके पेरेंट टेबल के प्राइमरी की वाले कॉलम में ना एंटर हुई हुई हो। सो ये तीनों टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी क्या हैं, ये इंश्योर करती हैं कि आपके डेटाबेस में जो है वो आपका डाटा जो है वो एक्यूरेटली एंटर हो रहा है, रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, रिडंडेंट नहीं है। सो ये तीनों इंटीग्रिटी के टाइप्स की हेल्प से आपकी क्वालिटी ऑफ डाटा जो है वो मेंटेन हो रही होती है डेटाबेस में। दूसरा हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज डेटाबेस लैंग्वेजेस। डेटाबेस लैंग्वेजेस ख़ास उन लैंग्वेजेस को कहेंगे जो कि डेटाबेस पे मैनिपुलेशन के लिए या डेटाबेस पे काम करने के लिए यूज़ होती हैं। इसकी 2 टाइप्स पढ़ी थी हमने, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन से क्या मुराद है? मीन्स के आप जैसे MS एक्सेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं तो उसमें एट्रीब्यूट्स बताते हैं, कॉलम नेम्स बताते हैं, उनकी डाटा टाइप्स बताते हैं, प्राइमरी की बताते हैं। तो ऐसी सारी कमांड्स, ऐसी सारी स्टेटमेंट्स, ऐसी सारी लैंग्वेजेस जिनके थ्रू हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं डेटाबेस का, जैसे टेबल्स बना रहे हैं, उनके कॉलम्स बना रहे हैं। सो ऐसी सारी कमांड्स या लैंग्वेज किस कैटेगरी में आती हैं? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती हैं। और अगर हम उस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ऐसी कोई अगर हम कमांड्स लिखते हैं तो वो किस कैटेगरी में आती हैं? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आती हैं। मूविंग ऑन टू दी टुडेज़ टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है? समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जब एक पुअर डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, एक डिज़ाइनर ने इतना अच्छा डिज़ाइन अगर नहीं किया डेटाबेस, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी एनॉमलीज़ आ जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स किए जाते हैं और वो स्टेप्स जो होते हैं ना, एक्चुअली वो आपकी एक
बेहतर या रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। यानी पहले डेटाबेस स्ट्रक्चर इतना रिलायबल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी नहीं हुई होती, तो उसको कुछ स्टेप्स के थ्रू हम एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन या डेटाबेस स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। सो इन सारे स्टेप्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर, उन सब स्टेप्स को क्या बोलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज दी नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हैं? 1NF है, यानी 1NF से मुराद है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, फिर 3.5 नॉर्मल फॉर्म है जिसको बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। हम इंशाल्लाह ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक होगा। अब हर नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही है, कुछ कंडीशंस होती हैं वो फुलफ़िल करनी होती हैं डेटाबेस ने। उन कंडीशंस को फुलफ़िल करने अगर हो गई हैं तो तब हम कहते हैं कि ये फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल आ चुका है। वो कंडीशंस क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। पहले हम पर्पसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन कर लें। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ़ पॉसिबल। ज़ाहिर है नॉर्मलाइजेशन जब करते जा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ डाटा, रिडंडेंसी भी रिड्यूस हो जाएगी ना, रिडंडेंट डाटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो उसकी वजह से क्या है, अमाउंट ऑफ डाटा रिड्यूस होगा, स्टोरेज मीडियम में भी कम डाटा होगा, रिडंडेंट डाटा नहीं प्रेजेंट होगा। देन इट मेक्स the design according to the rules of relational database and efficient in performance। यानी नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स करने के बाद ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा जिससे डेटाबेस एफिशिएंट हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, सर्चिंग में, इंसर्शन में, डिलीशन में जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इट वुड बी एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस। मोर ओवर तीसरा पर्पस क्या है, इट सिंप्लीफाइज डेटा मेंटेनेंस। ज़ाहिर है जब रिडंडेंट डाटा नहीं होगा तो डाटा को मेंटेन करना आसान हो जाएगा, उसकी बहुत कॉपीज़ नहीं पड़ी हुई हैं कि कॉपी पड़ी हुई है, आपको जगह जगह उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। सो डाटा मेंटेनेंस जो है वो आसान हो जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इट मेक्स डेटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन एनॉमलीज। एनॉमलीज क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स यानी अगर आपने नॉर्मलाइजेशन नहीं की हुई तो डाटा को अपडेट करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डाटा को इंसर्ट करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और डिलीट करने में भी एनॉमलीज आती हैं। तो जब आप नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स कर लेते हैं तो ऐसी कोई एनॉमलीज नहीं रहती हैं और आपका डेटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ दीज एनॉमलीज हो जाता है। इसके अलावा क्या है, इट आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। इसके थ्रू आपको एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि डिफरेंट एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस की, यानी जब आप नॉर्मलाइजेशन के सारे स्टेप्स कर लेते हैं और एट द एंड जो आपके पास डिज़ाइन आता है, डेटाबेस आता है, उसमें क्या फ़ीचर्स होते हैं। नंबर 1 फीचर है ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड। की फील्ड से मुराद यहाँ पे प्राइमरी की है। ये हम पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन में भी पढ़ चुके हैं कि हर रिलेशन में एक ना एक कॉलम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि प्राइमरी की सेट हो। सो नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस जब भी मिलेगा उसमें एक ना एक हर टेबल में क्या होगी, की फील्ड, प्राइमरी की वाली फील्ड होगी। सेकेंडली क्या होगा, ऑल फील्ड्स मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा। एटॉमिक डाटा मीन्स रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। यानी अगर एक सेल है, फ़ोन नंबर का लेट्स सपोज कॉलम है, किसी अगर स्टूडेंट के 2 फ़ोन नंबर हैं तो उसमें एक फ़ोन नंबर अगर एक सेल में लिखा है तो दूसरा फ़ोन नंबर दूसरे सेल में लिखा होगा। अगर एक ही सेल में 2 फ़ोन नंबर्स लिखे हों तो हम कहते हैं कि एटॉमिक डाटा नहीं प्रेजेंट है। फ़ोन नंबर दोनों अलग-अलग सेल्स में लिखे जाएंगे चाहे एक ही स्टूडेंट के हैं, यानी एक सेल में 2 वैल्यूज़ एंटर नहीं करनी है, ठीक है। अगर 2 वैल्यूज़ एंटर करेंगे हम कहेंगे एटॉमिक डाटा प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर 2 वैल्यूज़ एक सेल में एंटर करें, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हर सेल में एटॉमिक डाटा होना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपकी क्या होता है, जो नॉर्मलाइज डेटाबेस होता है उसमें हर फील्ड में एटॉमिक डाटा प्रेजेंट होता है। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड्स। वही बात आ जाती है कि फील्ड्स भी आपकी रिपीट नहीं हो रही होती हैं, यानी कि फील्ड्स जो हैं वो आपकी एक जैसी 2 या 3 फील्ड्स नहीं होती हैं।
Each table must, fields means columns or attributes. Each table must contain information about a single entity. एंटिटी क्या होती है? जिसके बारे में रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जैसे एक एम्प्लॉय एंटिटी है। तो जब नॉर्मलाइज डेटाबेस बनता है तो अगर एक टेबल बनाया है कोई, जैसे एम्प्लॉय का टेबल बनाया है, तो उसमें सिर्फ एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें किसी कोर्स या सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। यानी हर टेबल में एक ही एंटिटी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि टेबल में आपकी एम्प्लॉय के टेबल में फ़ीस की डिटेल्स प्रेजेंट हैं, फ़ी एंटिटी की, या एम्प्लॉय के टेबल में बुक्स एंटिटी की डिटेल प्रेजेंट है। नो, हर टेबल, हर एंटिटी का जो टेबल बनेगा उसमें उसी एंटिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होगी। ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन अ की फील्ड। यानी नॉर्मलाइज डेटाबेस जब आएगा उसमें एक ये भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि की फील्ड से मुराद प्राइमरी की वाला कॉलम है। सो प्राइमरी हर कॉलम, यानी एक टेबल है, पहला वाला कॉलम प्राइमरी की का है, जो बाकी सारे कॉलम्स हैं वो इस प्राइमरी की वाले कॉलम पे डिपेंड करें, यानी इससे डिटर्मिन हो रहे होते हैं। यानी प्राइमरी की जैसे रोल नंबर है 1 डला हुआ है, 2 डला हुआ है, अगर मैं 1 डालूँगी तो बाकी सारे रिकॉर्ड्स मुझे रिट्रीव हो जाएंगे। 2 डालूँगी तो बाकी सारा जो फील्ड्स हैं या रिकॉर्ड है वो 2 रोल नंबर का सारा रिट्रीव हो जाएगा। यानी हर कॉलम, हर फील्ड किस पर डिपेंड कर रही होगी? की फील्ड पर डिपेंड कर रही होगी। एंड ऑल नॉन की फील्ड्स मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। यानी नॉन की फील्ड्स, जैसे नॉन की कहेंगे प्राइमरी की के अलावा वाली जो कॉलम्स हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो एक दूसरे से डिटर्मिन नहीं हो रहे, सिर्फ वो किससे डिटर्मिन हो रहे हैं? प्राइमरी की से डिटर्मिन हो रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के अगर आप स्टेजेस देखें, वैसे तो ये हम बारी बारी सारे स्टेजेस करेंगे, लेकिन अननॉर्मलाइज्ड, यानी अभी नॉर्मलाइजेशन का जब प्रोसेस नहीं हुआ तो अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन या टेबल, उस पे पहले क्या प्रोसेस होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उसको लेके आया जाता है, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में किया क्या जाता है? रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है। रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक कॉलम में, एक सेल में अगर 2 फ़ोन नंबर डालें तो हम कहेंगे ये रिपीटिंग ग्रुप है। तो क्या किया जाएगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए टेबल में क्या चेंज की जाएगी कि एक फ़ोन नंबर को एक सेल में डालेंगे और दूसरे फ़ोन नंबर को दूसरे सेल में डालेंगे। यानी जो इसी तरह स्किल्स का अगर कॉलम है, किसी ने एक ही सेल में 2 स्किल्स लिखे हुए हैं, रीडिंग भी है और नेट सर्फिंग भी है, तो उनको अलग-अलग कर दिया जाएगा। रीडिंग एक सेल में लिखेंगे और सर्फिंग एक सेल में लिखेंगे। इस स्टेप को कहेंगे कि हमने रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव कर दिया। तो जब रिपीटिंग ग्रुप रिमूव हो जाता है टेबल में से, तो हम कहते हैं वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अगली जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो अभी मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसी की डिटेल में हम आगे जाते हैं। अच्छा, फंक्शनल डिपेंडेंसी की टर्म आगे यूज़ होगी। फंक्शनल डिपेंडेंसी मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ इट। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स मीन्स कि अगर मैं एक स्टूडेंट का नेम डालती हूँ और उसके थ्रू मुझे उसका फ़ोन नंबर पता चल जाता है। जैसे आप एक मेडिसिन की शॉप में जा रहे हैं, मेडिसिन की शॉप में जाते हैं तो क्या होता है, आप कोई मेडिसिन मांगते हैं, उसको नहीं मिलती है, वो जाके सॉफ्टवेयर में वो नेम डालता है मेडिसिन का, उससे क्या होता है, उस नेम की जो मेडिसिन हैं वो सारी सामने आ जाती हैं। ऐसा ही है ना, उसकी डिटेल्स आ जाती हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उनकी प्राइस क्या है, ये सारी उस सेल्समैन के सामने सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। आपने अगर कभी नोट डाउन किया हो, कभी मेडिसिन लेने गए हो, यूजुअली डी वॉटसन की शॉप में होता है, या लतीफ़ केमिस्ट पे आप चले जाएं, इन सब में क्या होता है कि आप जब डालते हैं वो मेडिसिन का नेम डालते हैं, तो इन रिटर्न नेम डालने से उसकी सारी डिटेल्स उस मेडिसिन की आ जाती हैं। उनको ये भी पता चल जाता है कि ये इनकी शॉप में प्रेजेंट भी है या नहीं, क्वांटिटी ख़त्म तो नहीं हो गई। तो हम कहेंगे कि जो उसकी क्वांटिटी या प्राइस उसके सामने आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? उसके नेम पे डिपेंड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी वाला जो कॉलम है, इट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द नेम कॉलम। यानी जब भी एक कॉलम दूसरे कॉलम से डिटर्मिन हो रहा है, उसके थ्रू उसके बारे में पता चल रहा है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द other column or other attribute. So I can say in this example that quantity of medicine column जो है, quantity का जो attribute है, that attribute is functionally dependent on the name attribute. So it means functionally dependent का मतलब क्या है? If the value of one attribute is known, it is possible to obtain the value of
another attribute. अगर उसको नाम ही नहीं पता होगा तो वो कैसे सामने उसकी प्राइस और क्वांटिटी डिटर्मिन कर सकता है. एक की वैल्यू पता है यानी नेम वाले कॉलम की वैल्यू पता है तो फिर दूसरी कॉलम्स की वैल्यूज़ पता चल सकती हैं. सो वी से दैट वन एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द अदर एट्रीब्यूट, बिकॉज वन वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अदर एट्रीब्यूट. इसको हम ए बी के अगर फॉर्म में बोलें तो हम कहेंगे कि इफ़ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन, जैसे ए जो है लेट्स सपोज नेम है मेडिसिन का, बी जो है वो उसकी क्वांटिटी है, तो अगर ये दो एट्रीब्यूट्स हैं रिलेशन के तो हम कहेंगे बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, यानी उसकी क्वांटिटी किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, ए यानी उसके नेम पे. यानी अगर हमें वैल्यू ऑफ ए नेम पता चल जाता है रिलेशन आर में तो क्या होगा, it is if value of A in R has exactly one associated value of B in R, यानी कि उससे हमें value of B पता चल जाएगी because they both are associated to each other. It is depending on A. So B is depending on A. B से A की value determine हो रही, तो हम कह सकते हैं कि they are associated with each other. B is functionally dependent on A. ये इसी को इन्होंने एलाबोरेट किया एग्जाम्पल के थ्रू. सपोज देयर इज़ अ रिलेशन स्टूडेंट्स. टेबल कौन सा है, स्टूडेंट. उसकी फील्ड्स कौन कौन सी हैं, ये स्टूडेंट टेबल का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी फील्ड है, कॉलम है, यानी स्टूडेंट नेम उसका कॉलम है, क्लास उसका कॉलम है और ईमेल जो है वो कॉलम है, यानी एट्रीब्यूट या फील्ड है. अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता होगा तो हमें बाकी सारी फील्ड्स की वैल्यू पता चल जाएगी. इसका मतलब है स्टूडेंट नेम, क्लास और ईमेल किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे फंक्शनली डिपेंडेंट है. सो वी से दैट ऑल अदर फील्ड्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे आ जाएं. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब एक टेबल में से रिपीटिंग ग्रुप रिमूव हो जाता है देन वी से दैट द टेबल इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. सो अ रिलेशन और अ टेबल इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म if it does not contain a repeating group. The value in each attribute should be atomic. हर कॉलम में वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए, एक सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए. And every tuple should have a unique value. और हर रिकॉर्ड में, हर ट्यूपल में यूनिक वैल्यू कैसे होगी, जब प्राइमरी की टेबल को असाइन की होगी. प्राइमरी की डुप्लीकेट करने ही नहीं ना देती, रोल नंबर 1 को दोबारा एंटर नहीं करने देगी वो रोल नंबर का कॉलम, क्योंकि प्राइमरी की सेट हुआ हुआ है. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या है, एक तो रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए, सेकेंडली प्राइमरी की वजह से हर ट्यूपल में यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए. यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आप एक टेबल में क्या करेंगे, एक तो उसके रिपीटिंग ग्रुप रिमूव करेंगे, सेकेंडली उसको प्राइमरी की असाइन कर देंगे. सो ईच सेल इन अ रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू. ये जैसे एक एग्जाम्पल है, ये लेफ़्ट साइड वाला जो टेबल है, दिस वन, ये देखिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि फ़ोन नंबर के कॉलम में देखिए 3 फ़ोन नंबर डाले हुए हैं, यानी रिपीटिंग ग्रुप प्रेजेंट है. एटॉमिक वैल्यू नहीं है, सिंगल वैल्यू नहीं है, 3 फ़ोन नंबर डाले हुए हैं. इसको अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो उसका तरीका ये है कि एक आपने टेबल बना दिया और देखिए आपने अब रोल नंबर 1 को 3 दफ़ा लिख के 3 रिकॉर्ड्स बना दिए क्योंकि 3 फ़ोन नंबर्स थे. ठीक है, ऐसा ही है ना. और उसके बाद जो है वो ये तीनों फ़ोन नंबर्स को अलग-अलग आपने एंटर कर दिया. अब रिपीटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. सो वी कैन से दैट दिस टेबल, सेकेंड वन टेबल इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. सिमिलरली एग्जाम्पल 2 में अगर आप आ जाएं, यहाँ पे अगर आप देखिए जो ऊपर वाला टेबल है, दिस वन, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. वाई, स्किल नंबर अगर आप देखें 3 स्किल नंबर डाले हुए इन्होंने एक सेल में. स्किल कैटेगरी भी 3 डाली हुई हैं एक सेल में. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में दैट मीन्स ये ऊपर वाला टेबल नहीं है. इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने का क्या तरीका है कि आपने ये देखें 35 जो अकाउंट नंबर था 3 दफ़ा इसका रिकॉर्ड लिखा है और अलग-अलग हर सेल में वैल्यूज़ डाल दी गई हैं. सो नीचे वाला कॉलम किस में आ चुका है. अच्छा, प्राइमरी की भी सेट करनी होती है ना,
ऊपर प्राइमरी की सेट नहीं थी, एक तो रिपीटिंग ग्रुप रिमूव किया, दूसरा प्राइमरी की सेट की। अब प्राइमरी की अकाउंटेंट नंबर अकेली प्राइमरी की सेट नहीं हो सकती क्योंकि वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं 35 35 35। प्राइमरी की को तो यूनिक होना चाहिए ना। लेकिन अगर आप नोट करें तो अगर इकट्ठे देखें 21 133 ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। 21 113 देखें नीचे कहीं पे भी दोबारा रिपीट। दैट मीन्स अगर अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाई जाए तो वो यूनिक है। सो ये कंपोजिट प्राइमरी की बन गई ना। जब भी दो से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के की बनाया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंपोजिट प्राइमरी की। सो ये प्राइमरी की एक्चुअली क्या है, इट्स कंपोजिट बिकॉज 2 कॉलम्स इन्वॉल्व हैं। हर टेबल में ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल कॉलम से ही प्राइमरी की बन जाए। समटाइम्स वो सिंगल कोई भी कॉलम देखें यूनिक नहीं है, हर कॉलम में दाऊद भी रिपीट हो रहा है, इधर 32 रिपीट हो रहा है, इधर 44 रिपीट हो रहा है, इधर लाहौर रिपीट हो रहा है, इधर सिस्टम्स रिपीट हो रहा है। हर कॉलम में चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो जब रिपीट वाले कॉलम को तो आप प्राइमरी की बना ही नहीं सकते। तो प्राइमरी की बनाने के लिए हम फिर देखते हैं कि अच्छा 2 कॉलम्स को कंबाइन करके देखते हैं। देखिए 21 113 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 35 113 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 35 179 इन दोनों कॉलम्स में दोबारा इकट्ठे रिपीट नहीं हो रहा। इसीलिए हमने 2 कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बना दी। तो अब हम नीचे वाला कॉलम हम कह सकते हैं कि एक तो इसमें रिपीटिंग ग्रुप भी रिमूव हो गया, हर सेल में एटॉमिक वैल्यू है और प्राइमरी की भी सेट हो गई है। सो ऊपर वाला टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, लेकिन नीचे वाला जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ तो गया है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स तो रिमूव हो गई, लेकिन अभी भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एनॉमलीज आ सकती हैं। उनको रिमूव करने के लिए हम फिर अगली नॉर्मल फॉर्म्स पे जाते हैं ना, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म करते हैं, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं एंड सो ऑन। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कर लिया है तो इसमें भी लेकिन अभी स्टिल कोई प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। वो क्या है? पहली प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी? अपडेटिंग प्रॉब्लम। कैसे? सपोज द यूज़र वॉन्ट्स टू चेंज द नेम ऑफ अकाउंटेंट नंबर 35 टू एम दाऊद। यानी इस टेबल में आ जाए 35 अकाउंटेंट नंबर, ये वाला, इसका नाम क्या था? दाऊद। मैं इसका नाम चेंज करना चाह रही हूँ, मोहम्मद दाऊद करना चाह रही हूँ। अब अपडेटिंग प्रॉब्लम क्या आएगी? चेंज करने में मुझे क्या मसला आएगा? He has to name in all records in which accountant number 35 appears. अब जहाँ जहाँ 35 35 35 3 जगहों पे है ना, 35 35 35 दाऊद 3 जगहों पे है, मुझे तीनों जगहों पे अपडेट करना पड़ेगा, जबकि ऐसा सॉफ्टवेयर में नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। हो सकता है मैं 2 जगहों पे कर लूँ, तीसरी जगह पे मैं भूल जाऊँ, आधी जगहों पे उसका नाम कुछ और लिखा हुआ है, आधी जगहों पे कुछ और लिखा हुआ है। असूलन होना क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। आपने अगर अपडेट भी किए, एक जगह अपडेट करें, सारी जगह हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैंने दाऊद का नाम चेंज करना होगा, मुझे 3 जगहों पे चेंज करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को कहते हैं अपडेटिंग प्रॉब्लम। यानी 1NF करने के बाद स्टिल इस टेबल में कुछ एनॉमलीज, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम उनमें से कौन सी है? अपडेटिंग की प्रॉब्लम है कि अपडेट को, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना वुड बी वेरी लेंथी। जहाँ जहाँ दाऊद लिखा हुआ है, कोई 10 जगहों पे अगर लिखा हुआ है, मुझे 10 जगहों पे दाऊद को एम दाऊद करना पड़ेगा। ये एक सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइल सिस्टम में कंप्यूटर के बगैर अगर आप कर रहे हैं तब तो चलो बात बनती है, फिर सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ही क्या जब आपके हर काम इतना लेंथी हो जाए, इतना टेडियस हो जाए, इतना डिफ़िकल्ट हो जाए। तो अपडेट करने में एक तो प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है? इनकन्सिस्टेंट डाटा। ये इसी से रिलेटेड है। अगर मैंने 2 में चेंजेस कर दिए हैं, दाऊद की जगह एम दाऊद, तीसरी जगहों पे मैं भूल गई हूँ, तो उससे क्या होगा? 2 रिकॉर्ड्स डिफरेंट हैं, तीसरा रिकॉर्ड डिफरेंट है। सो डाटा क्या होगा? इनकन्सिस्टेंट होगा, एक जैसा डाटा प्रेजेंट नहीं है। सो अपडेट करते वक्त यूज़र ये एरर कर सकता है ना, चांसेस हैं कि वो हर जगह अपडेट ना करे, हर जगह चेंज ना करे। जब हर जगह चेंज नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली डाटा
इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम में, अगर फ़ाइल एक लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, आपकी एक पेपर फाइल एक ऑफ़िस में पड़ी हुई है, अगर स्टूडेंट जाके फ़ोन नंबर ऑफ़िस में चेंज कराती है और जाके टीचर्स को नहीं चेंज कराती, टीचर्स के पास उसका पुराना फ़ोन नंबर पड़ा होगा, ऑफ़िस में उसका नया फ़ोन नंबर पड़ा होगा, तो वही प्रॉब्लम तो इधर भी आ गया, फिर फ़ायदा तो ना हुआ ना सॉफ्टवेयर का। सो दैट मीन्स ये एक एनॉमली है, इस एनॉमली को आगे हम रिमूव करेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। सो अपडेटिंग का प्रॉब्लम आता है, और जब अपडेटिंग का प्रॉब्लम आता है तो साथ ही डेटा भी इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? एडिशन की प्रॉब्लम। अब लेट्स सपोज़ एक यूज़र का स्किल ज़्यादा है, उसने 3 स्किल्स लिखे थे, उसने एक और स्किल लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल एन अकाउंटेंट विद दैट स्किल एग्जिस्ट बिकॉज बोथ स्किल नंबर एंड अकाउंटेंट नंबर आर यूज्ड एज प्राइमरी की इन द अबव टेबल। यानी अगर इस टेबल में आए, कोई उसका स्किल एक नया आ गया, जैसे क्या आ गया स्किल कैटेगरी, अभी सिस्टम्स हैं, टैक्स है, ऑडिट है, यही है ना, कंसल्टिंग टैक्स है, ये है, कोई एक नया स्किल हमने एंटर करना है। अब जब तक वो स्किल किसी में प्रेजेंट नहीं होगा, किसी अकाउंटेंट में, हम उस स्किल को इस रिकॉर्ड में एंटर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटेंट नंबर डालना ज़रूरी है ना। अभी कोई अकाउंटेंट में वो स्किल है ही नहीं है, लेकिन हम स्किल ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये तो प्राइमरी की फील्ड है, प्राइमरी की के बगैर हम स्किल कैटेगरी एंटर ही नहीं कर सकते। तो अकाउंटेंट नंबर कोई है ही नहीं जिसमें वो स्किल हो, तो हम ये रिकॉर्ड कैसे एंटर करेंगे? सो इसका मतलब है रिकॉर्ड को ऐड करने में मसला हो रहा है। हम स्किल ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो स्किल किसी अकाउंटेंट में नहीं है। ये अगर वैल्यू डालेंगे तो अकाउंटेंट नंबर कहाँ से लाएं भाई? ये वैल्यू तो नल, जबकि नल तो इसको रहने ही नहीं देना चाहिए, ये प्राइमरी की है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ज़रूरी है। दैट मीन्स रिकॉर्ड्स को ऐड करने में भी मसला है इस टेबल में। चौथी प्रॉब्लम क्या है? डिलीशन प्रॉब्लम। लेट्स सपोज़ किसी ने सुपरवाइज़र गफूर है, उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब क्या होगा? गफूर सुपरवाइज़र किधर है जी? दिस इज़ गफूर सुपरवाइज़र। अब जब गफूर सुपरवाइज़र का रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो ये देखें 3 जगहों पे डिलीट करना है ना। कितनी? 3 नहीं है बल्कि 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 एंड 3 4। सो 4 रिकॉर्ड्स डिलीट, जब 4 रिकॉर्ड्स डिलीट करेंगे गफूर का, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बाकी सारे रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो जाएंगे, यानी और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी लॉस हो जाएगी। सो डिलीशन का प्रॉब्लम भी इसमें आ रहा है। सो सारी इन्फॉर्मेशन जो पीछे अकाउंटेंट्स की है वो भी लॉस्ट हो जाएगी। अकाउंटेंट नंबर ज़ाहिर लॉस हो जाएगा, 35 अकाउंटेंट नंबर है, ठीक है, अकाउंटेंट नेम भी सारा कुछ लॉस हो जाएगा। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करने के बाद ऑलरेडी ऑल्दो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन स्टिल डेटाबेस अभी अनस्टेबल है, उसमें अभी भी बहुत सारी एनॉमलीज़, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। अब उन एरर्स को कैसे रिमूव करना है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के थ्रू होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।